नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। और इससे पहले हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री के कुछ टॉपिक देख चुके हैं। हिस्ट्री से संबंधित मैंने आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो टॉपिक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, वो मैंने आपको कराया है और उससे संबंधित आपको प्रश्न भी मैंने कराए हैं। और ऐसे ही मैंने पॉलिटी से संबंधित एक जो ये टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। बट एक बेसिक नॉलेज देने के लिए आप लोगों को एक वीडियो ये मैं आपको दे रही हूँ। आप इसको बहुत कंसंट्रेट होकर एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके अलावा आपको इससे बाहर संवैधानिक विकास से संबंधित जो प्रश्न है इससे बाहर नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा बस कंसंट्रेट होकर आप ध्यान देते हुए अगर पढ़ लेंगे एक बार तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, बहुत जल्दी अभी एग्ज़ाम होने वाला यूपीपीसीएस प्री 2023 का 14 मई को एग्ज़ाम है। और हालांकि सुनने में है कि आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही डेट डिक्लेयर होने वाली है और नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो का री एग्ज़ाम भी होना है। तो ऐसे में 2-3 एग्ज़ाम हैं। अगर आप बेसिक चीज़ों को पढ़ते हुए साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये भारत का संवैधानिक विकास का बेसिक जो थ्योरी है वो आज समझाते हैं। देखिए, जब सबसे पहले सर्वप्रथम होता क्या है, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास का शुरुआत कहाँ से होती है कंपनी के लिए जब रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू होते हैं। तो सबसे पहला एक्ट जो आता है कंपनी के लिए 1773 में आता है ये आपका। और इस एक्ट के द्वारा ही एक तरह से भारत के संवैधानिकता के विकास का प्रारंभ हो जाता है। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए क्या कहा गया था। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित था। ये किस लिए करा गया था, ये वहाँ से किस लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था? कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन फैला हुआ था उसको दूर करने के उद्देश्य, यही उद्देश्य था इसका। तो और इसमें प्रावधान क्या किए गए, इस एक्ट के तहत प्रावधान जो किया गया था, जो ये मान के चलिए ये हमारा भारत था। सबसे पहले आपको पता है जब यूरोप मान लीजिए यहाँ था, यहाँ से जो कंपनियाँ आई थी अफ्रीका से होते हुए, वो आपके ज़्यादातर पश्चिमी तट से होते हुए भारत में एंट्री की थी। तो जब यहाँ से एंट्री करती थी तो सबसे पहले पुर्तगाली जो आए, उन्होंने, आपको जैसा पता है कि कालीकट पे पहुँचा था वास्को डी गामा। फिर उसने कोच्चि को ही अपना हेडक्वार्टर उस समय बनाया था। लेकिन जब बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था तो उसने गोवा को 1510 में गोवा छीना था। और आगे चल के नीनो डी कुन्हा जो पुर्तगाली वायसराय बनता है, उसे वो फिर कोचीन के बजाय गोवा को ही हेडक्वार्टर बना लेता है। तो ऐसे करते करते यूरोपीय आए, डच आए, अंग्रेज आए और डेनिश आए, लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। माफ़ करिए। जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज करते क्या हैं, यहाँ से अंग्रेज आते हैं और वो मेनली देखिए बम्बई में अपनी कोठियाँ स्थापित करते हैं, मद्रास में करते हैं और साथ ही साथ बंगाल में करते हैं। लेकिन इन सब में कोठी स्थापित करने के दरमियान एक जो खास बात होती है, उनका जो वर्चस्व स्थापित होता है वो मेनली होता कहाँ है, बंगाल में। क्योंकि आपको पता है बंगाल का जो नवाब होता है, बंगाल का संस्थापक भी अगर पूछा जाए तो मुर्शीद कुली खां जो होता है वो होता है। उसके बाद ये अंतिम नवाब होता है जो कि मुगल सम्राट द्वारा एक तरह से नियुक्त किया जाता है। उसके बाद एक तरह स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो जाती है बंगाल में। तो इसी दरमियान धीरे धीरे करते करते 1757 में आपको याद होगा, यहाँ बंगाल में जब मुर्शीद कुली खां का एक तरह से उत्तराधिकारी होते हुए तीसरा अलीवर्दी खां के बाद जो सिराजुद्दौला उसका पुत्र होता है अलीवर्दी खां का, तो 1757 में जो सिराजुद्दौला होता है उसके और जो अंग्रेजी कंपनी होती है, अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है, उसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के दरमियान ही, मैं फिर से आपको बताती हूँ, प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में, इससे होता क्या है, एक तरह से अंग्रेज यहाँ की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं कुछ क्षेत्रों की। प्लासी के युद्ध के तहत सिराजुद्दौला पराजित होता है और बाद में मार भी दिया जाता है। अंग्रेज अपने हिसाब से यहाँ का नवाब नियुक्त करते हैं और बहुत सारा जो धन वगैरह युद्ध के हर्जाने के रूप में लेते हैं। मीर कासिम, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, और अंत में आपको आगे चल के पता भी है कि इसी क्रम में मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को पुनः बना दिया जाता है। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है। लेकिन इस दरमियान आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1757 से 1764 के बीच, 1761 का आपका ये जो कहते हैं पानीपत वाला तृतीय युद्ध हो चुका होता है। 1760 में आपका बांडीबास, उससे पहले 59 में आपका वेदरा, डचों के विरुद्ध जो होता है वो, तो वेदरा, बांडीवास और 1761 पानीपत, फिर 1764 आपका ये बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध कहते हैं ना कि एक निर्णायक युद्ध होता है और अंग्रेजों की एक पूरी तरह से सत्ता स्थापित हो जाती है। मतलब ये तय हो जाता है कि भारत में अगर कोई यूरोपीय कंपनी राज करेगी तो वो ब्रिटिश कंपनी है। तो जब ये लोग राज करने लगते हैं 1764 के बाद, अब देखिए होता क्या है, 1764 में
एक तरह से 1764 के युद्ध के बाद 1765 में ये जो संधि होती है, पहली संधि होती है नवाब वो आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी होती है अवध के नवाब आपके जो शुजाउद्दौला होते हैं उनके साथ। तो जो मुगल सम्राट के साथ जो संधि होती है उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है, और यहाँ वो द्वैध शासन का प्रारंभ करते हैं। निजामत और दीवानी कार्यों का अलग अलग बंटवारा हो जाता है। तो वो जो राजस्व वगैरह जहाँ से प्राप्त होता था, और ऐसे क्षेत्रों को अपने पास रखते हैं जहाँ से उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन होता है, और उन विषयों को वो भारतीयों के सुपुर्द कर देते हैं जहाँ कानून व्यवस्था और इस तरह से चीज़ें देखनी होती थी। तो एक तरह से द्वैध शासन का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। और यहाँ इस समय जो होता है लॉर्ड क्लाइव होता है। क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहते हैं, क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहते हैं। तो ये बंगाल का था। ऐसे ही जो मैंने आपको भी बताया, ये जो था, जो बंगाल का गवर्नर क्लाइव था यहाँ पे, और बम्बई का गवर्नर कोई और था, मद्रास का गवर्नर कोई और था। लेकिन जब ये 1773 का एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये तीनों ही क्षेत्र, ये बंगाल है आपका, बम्बई और मद्रास को, इस बम्बई और मद्रास को बंगाल के अंतर्गत कर दिया जाता है। कहने का मतलब अब मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, या आप बंगाल कहिए कलकत्ता कहिए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहलाती थी, कहने का मतलब, ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसके अधीन इन दोनों प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया। और साथ ही साथ फिर यहाँ का जो गवर्नर, अब तक गवर्नर कहा जाता था बंगाल का, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब ये दो प्रेसिडेंसियाँ, क्योंकि बड़ा हो गया एक तरीके से, उसको ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई ना, तो अब इस यहाँ के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, समझे, बंगाल का गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है फिर यहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इससे पहले देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बताते चलूँ। बंगाल के जो गवर्नर कहा जाता था, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन पॉलिटी के साथ आपको पढ़ना थोड़ा सा बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर बंगाल का गवर्नर, आप एक थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ना आप मेमोराइज़ करते चलिए, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें एकदम परफेक्टली आपको तैयार होती चली जाएंगी। देखिए पहला गवर्नर जहाँ से शुरुआत होती है 1757 के ही साथ हो जाती है क्लाइव। क्लाइव के बाद थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, एक मिनट रुकिए। क्लाइव के बाद आता है हॉलवेल, उसके बाद आता है हॉलवेल के बाद आता है वेंसिटार्ट, फिर आता है आपका इसी के नीचे वेरेलेस्ट। और इसी वेरेलेस्ट के समय आपको याद होगा मैसूर इसी वेरेलेस्ट के समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल वर्सेस मैसूर युद्ध जो होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। वेरेलेस्ट के बाद जो कर्टियर जो होता है वो अंतिम गवर्नर होता है यहाँ का बंगाल का, ठीक है। इस कर्टियर मतलब बंगाल के गवर्नर के रूप में 5 लोग आते हैं, क्लाइव, हॉलवेल, वेंस्टार्ट, वेरेलेस्ट और कर्टियर, ये आपको याद रखना होगा। इसी के बाद अब कर्टियर के बाद में जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग पहले से ही होता है, लेकिन इस एक्ट के तहत इसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन फेज था एक तरह से गवर्नर और गवर्नर जनरल के बीच का, ये वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कहा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ओके, इस तरह आप याद रखिए। तो ये चीज़ें होती हैं आई थिंक। और हाँ, एक चीज़ और हुई होती है, ये देख लीजिए आप, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है सर्वप्रथम कब? 1774 में। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर एलिजा इम्पेस के चीफ न्यायाधीश जो बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो एलिजा इम्पे होते हैं। तो ये 1774 यहीं खत्म हो जाता है। अब देखिए 1774 के एक्ट में कुछ कमियां होती हैं। कैसी कमियां? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये बंगाल के अंतर्गत ही बम्बई और मद्रास कर दिया जाता है। तो होता क्या है, देखिए जब किसी को किसी के अंडर किया जाता है और पहले से वो जबकि पहले वो सब इक्वल थे और अब इसको ज़्यादा शक्तियाँ दे देंगे, तो कहीं ना कहीं एक आप खुद से सोचिए कि वो हो जाता है ना कि आपने आपको वो सुपीरियर समझने लगता है और उसको कम दिखाने के लिए होता क्या, वो जो जिनको नीचे कर दिया गया था वो भी मानने को ये तैयार नहीं थे कि वो एक तरीके से किसी तरह से कम है शक्तियों में। लेकिन अब वो जो था सुपीरियर, क्योंकि कुछ फैसले निर्णय लेने का अधिकार उसको दे दिया गया था गवर्नर जनरल बनाने के साथ ही साथ, तो एक मतभेद होने लगे थे। मतलब कहने का बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके इन तीनों के बीच में, जैसे बम्बई का गवर्नर कुछ कहता था और बंगाल का गवर्नर जनरल अपने हिसाब से अपने नियम बनाता था, ऐसे मद्रास का गवर्नर चाहता कुछ और था, लेकिन जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल जो बना दिया गया था वो अपने हिसाब से नियम बनाता था। तो कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद हो गए थे। तो इन मतभेदों को लेते हुए
इन मतभेदों को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो जो न्यायालय का चीफ न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश था वो भी कुछ निर्णय ले रहे थे कुछ ना कुछ, और इधर गवर्नर जनरल, वो कलकत्ता में ही प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी और कलकत्ता में ही गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो देखिए क्लैश होंगी ना जब चीज़ें, तो गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में मतभेद हो रहे थे, और गवर्नर और गवर्नर जनरल के बीच भी मतभेद हो रहे थे। तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए जो ये कमियां थी 1773 के एक्ट में, उसको दूर करने के लिए ही ये आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि नियंत्रण बोर्ड का गठन। फिर कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, और देखिए कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। रीजन यही था कि आपस में लड़ रहे थे राजनीतिक और ये लोग व्यापारिक कारणों को लेकर। देखो आप देख रहे हैं ना 1784 वो एक दौर है, इससे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है 69 में, ठीक है, 67 से 69 तक चला। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद होगा 1667 से 69 तक चलता है, और पहली मद्रास की संधि के तहत ये खत्म होता है 69 में। उसके बाद दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो होता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय होता है ना, वो होता है आपका 1600 आपका 80 से 84 के मध्य, ठीक है, 80 से 84 तक चलता है आपका। और लेकिन इसी समय आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हो रहा होता है। आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका चलता है 1668 से 82 तक, ऐसा चलता है आपका। 82 में सालवाई की संधि के बाद में ये समाप्त होता है। तो अब 1784 में ये एक्ट आ रहा है आपका, क्योंकि हुआ क्या था आपको याद होगा, जो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ होता है, कहीं ना कहीं इन प्रेसिडेंसी में मतभेद के कारण भी हुआ होता है। आपने पढ़ा होगा राघोबा जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ में, रघुनाथ राव राघोबा बोलते हैं जिनको, क्योंकि वो स्वयं पेशवा बनना चाहता था, और जिस कारण से वो भाग के सूरत में आता है, और बम्बई प्रेसिडेंसी मतलब बम्बई अंग्रेज प्रेसिडेंसी के साथ में वो एक संधि करता है, सूरत की संधि। लेकिन वही ये सूरत की संधि को कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो गवर्नर जनरल होता है वो मानने से इनकार कर देता है। और फिर कौन सी संधि होती है, आपकी जो संधि होती है वो होती है, लेकिन जो कलकत्ता के साथ प्रेसिडेंसी के साथ एक संधि होती है वो होती है पुरंदर की संधि, ठीक है। ये क्या होता है इसमें, ये कलकत्ता व पुणे सरकारों के मध्य होती है, मतलब जो पुणे में गवर्नर या जो भी था वो अंग्रेज का जो भी मतलब अफसर रहा हुआ है, और कलकत्ता में जो थे उनके मध्य। माफ़ करिएगा एक्चुअली थोड़ा सा गला फंस रहा है, खांसी थोड़ी सी हो गई है, तो हो सकता है कुछ आपको अकॉर्ड फील होगी, ठीक से आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं थोड़ा पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो देखिए इसके साथ ही पुरंदर की संधि अलग हो जाती है उधर, तो आपस में ही मतभेद हो रहा है, अंग्रेजों के मध्य ही मतभेद हो रहा है। यहाँ पे मराठों से संबंधित मतभेद हुआ था अंग्रेजों के मध्य में, ये उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ कर लिया, लेकिन फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो लेकिन फिर जब ये जो संधि की बात होती है, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे होते हैं, तो सूरत की संधि को मान्यता दे देते हैं। देखिए ये देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात आई, इसलिए मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ। देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, ये जो था इसने किसको मान्यता दे दी, उसको मान्यता दे दी जो राघोबा ने बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ किया। जबकि सुपीरियर यहाँ 1773 के तहत तय हो गया, तो सुपीरियर किसकी बात होनी चाहिए थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की। तो यही सब मतभेद थे, इसीलिए जब ये हो गया, ये संधि जब हो गई थी, पुरंदर की संधि होती है आपकी, उसके बाद में ही ये आती है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि देखो सूरत की संधि हो कब चुकी होती है, 1775 में ही हो चुकी होती है ना। सूरत की संधि 1775 में कर लेते हैं, वो सॉरी माफ़ करें, हाँ 1775 में कर लेता है राघोबा बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ में। और फिर उसके बाद देखिए पुरंदर की संधि कब होती है, वो 1776 में होती है। लेकिन इतना ज़्यादा मतभेद बढ़ जाता है, ये बात पहुँचती है लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास तक, सूरत संधि को वो मान्यता दे देता है। और प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है वो 1775 से 82 तक चलता है आपका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। अच्छा माफ़ करिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत लिख दिया था मैंने आपके लिए, एक मुझे कुछ शायद दिमाग से निकला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो प्रथम आंग्ल वाला जो था और मराठा, ये आपका हुआ होता है 1775 से 82 के बीच। माफ़ करिएगा मैं आपको 1767 लिख गई, वो गलती से प्रथम आंग्ल मैसूर की डेट है वो, ओके। हाँ तो ये शुरुआत हुई होती है, आप देखिए। तो जब ये सब हो चुका होता है, देख लीजिए ये सब चीज़ें हो चुकी होती हैं, उसके बाद में ही
उसके बाद में ही एक तरह से ये लाया जाता है कि इस तरह की जो हो गई गलती इस पहली बार में जैसे मतभेद हुए वो दोबारा मत हो एक दूसरे प्रेसिडेंसी के मध्य में, ठीक है। ब्रिटिशर्स की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनके मध्य में इस तरह के फिर से विवाद उत्पन्न ना हो, उन जो कमियाँ थी 73 की वो दूर करने के लिए ये एक्ट क्विट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इसके अंतर्गत देखो क्या 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 किए गए, मैंने आपको बता भी दिए कि सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा कुछ हस्तक्षेप क्योंकि किया जा रहा था ना कंपनी मामलों में। नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। इसका गठन कहाँ था, ये सब था लंदन में ही, ठीक है। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और व्यापारिक और राजनीतिक कार्य जो थे वो अलग कर दिए गए यहीं से। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ, कौन सा एक्ट आता है। फिर आता है 1786 का एक्ट जो है आपका, उसके तहत क्या किया जाता, विशेष गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के जो निर्णय थे उनको रद्द करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब थोड़े और ज़्यादा अधिकार दिए गए, है ना। और यही 86 के बाद जो 86 का एक्ट आता है, इसके बाद ही कॉर्नवालिस, और कहा भी जाता है ये चीज़ है कि कॉर्नवालिस के कारण ही ये कहा गया था, क्योंकि वो तैयार नहीं था इन जो नियम पहले से थे भारत में कंपनी के लिए, उन शर्तों पे आने के लिए वो तैयार नहीं था। इसलिए 1786 का जो अधिनियम था कॉर्नवालिस के आने के पहले ही ये लाया गया था। मेनली कॉर्नवालिस को लाने के लिए ही ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला आता है 1786 के बाद 1813 का। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका एक्ट है, क्योंकि इसके तहत पहली बार भारत में कहा जाता ना कि शिक्षा पर खर्च के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। और साथ ही साथ किया गया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार अभी था उसका अधिकार, कहने का मतलब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए। प्रश्न जैसे पूछा जाए आपसे कि कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त किए गए, अगर इस तरह का पूछा जाए, और एक प्रश्न पूछा जाए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुए, पूर्णतः जब तक ना लगा हो तब तक आपको 1813 ही आंसर देना है, लेकिन जब लगा हो पूर्णतः तब 1833 आता है। चाहे चाय और चीन लिखा हो या चाय और चीन ना लिखा हो, लेकिन पूर्णतः लिखा होगा तो 1833, और सिर्फ लिखा हो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ 1813, लिखा हो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त हुआ तो 1833, ठीक है। अगला था कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। इसमें यही 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण की गई थी। अब देखें अगर 1833 इसके बाद 20 साल बाद का कहा गया था ना, 20 सालों तक का देखो यहाँ दिया गया था प्रदेशों पर नियंत्रण का अधिकार। फिर 1833 आता है, कंपनी के 1833 के तहत किया जाता है कि कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं। अब देखिए धीरे धीरे कंपनी व्यापार को छोड़ के राजनीति में प्रवेश कर रही थी, यहाँ से पूरी तरह राजनीतिक हस्तक्षेप करने में, राजनीति में अपने आप को स्टैब्लिश कर रही थी। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। अब इसके साथ ही ये 1833 इसलिए है कि देखिए 1773 में गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। अब 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और 1833 में पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, विलियम बेंटिक बनता है आपका। और साथ ही साथ कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य भी सम्मिलित किया गया। पहला विधि सदस्य जो था वो मैकाले बनता है। साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार भी छीन लिया गया। साथ ही साथ अब देखिए ना, एक कह रहे हैं ना केंद्रीकरण किया जा रहा है चीज़ों को, है ना, एक जगह लाई जा रही हैं सारी शक्तियाँ, एक स्थान पे एक व्यक्ति में एक स्थान में कंट्रोल की जा रही हैं। ये हो रहा था क्योंकि देखो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कानून बनाने का अधिकार था, बॉम्बे को भी कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन इसके तहत पहले सबसे 1773 के तहत सिर्फ गवर्नर अलग अलग जो शक्तियां थीं उनके अधीन कर दिया गया सब दोनों प्रेसिडेंसियों को, कलकत्ता के अधीन। लेकिन अब 1833 के तहत कानून बनाने का अधिकार भी उन दोनों से ले लिया गया। अब बंगाल प्रेसिडेंसी ही सिर्फ कानून बना सकती थी। अब देखते हैं अगला, आगे देखते हैं अगला। हम लोग एक्चुअली अगला वीडियो बनाते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। आप लोग ज़रूर बिल्कुल राय दीजिएगा कि अगर बड़े बनाएं तो सही रहेगा, अगर मतलब कोई थोड़ा सही रहता है कि छोटे वीडियो में आप लोगों को भी आसानी रहती है फटाफट पढ़ने में, और मुझे थोड़ा बनाने में भी सही रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। आगे इससे आगे वाला जो भी पोर्शन बाकी रह गया है उसको लाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे अधिनियम आएंगे आगे चल के, है ना, 1947 तक लाएंगे तो पूरा कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बाकी जो भी आपको कुछ कहना सुनना जो भी आप चाहते हो वो आप कमेंट्स करके मुझे
बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।